हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और पशुओं के संरक्षण के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। वी सा इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूजो had visited the forest along with Professor Ahmed and टीबू। दो स्टूडेंट हैं, पहेली और बूजो, जिन्होंने फॉरेस्ट में विजिट किया अपने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ में। फॉरेस्ट में वो घूमने गए। तो ये सब हमने किस में जाना था? क्लास 7 की बुक में हमने इसे समझा था। तो अब हम आगे इसे देखते हैं। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स। ठीक है, वे बहुत ही उत्सुक थे अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। किनके साथ? अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। जो दूसरे बच्चे थे क्लास के, वो भी बहुत उत्सुक थे अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। और कौन से अनुभव को? जो उन्होंने मतलब भरतपुर सेंचुरी में जाके विजिट करके वहाँ का जो एक्सपीरियंस था उसे शेयर करने के लिए, वहाँ के अनुभव को शेयर करने के लिए वो भी उत्सुक थे। सम अदर्स हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। और कुछ दूसरे जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उन्होंने सुन रखा था किनके बारे में? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके बारे में, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो वन्य जीव होते हैं उनके बारे में। लोकचाव वन्य जीव अभयारण्य, सेंचुरी का मतलब अभयारण्य। तो लोकचाव वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर का मतलब होता है, तो बायोस्फीयर का मतलब होता है जो जीवमंडल है। ठीक है, और रिजर्व का मतलब होता है जो सुरक्षित है, आरक्षित है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है कि जो बड़ा एक निकोबार का ग्रेट जो क्या बोलते हैं जीवमंडल, ठीक है, सुरक्षित जीवमंडल है, उसके बारे में, आरक्षित जीवमंडल के बारे में। एंड टाइगर रिजर्व्स, जो टाइगर को रिजर्व करके रखते हैं, जो आरक्षित करके रखते हैं आदि, इनके बारे में ये मतलब बच्चों ने इनके बारे में सुन रखा था। फिर नेक्स्ट है इसमें, फिर आगे देखते हैं इसमें डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। वनों की कटाई और उसके कारण के बारे में हम जानेंगे। A great variety of plants and animals exist on earth। अपनी पृथ्वी पे बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे और पशु पाए जाते हैं, एनिमल्स होते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। वो कैसे होते हैं? बहुत ही आवश्यक। और कैसे होते हैं? सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति है उनके, संपूर्ण मानव जाति के लिए वो कैसे होते हैं? आवश्यक होते हैं। Today a major threat to survival of these organisms is deforestation। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा, थ्रेट का मतलब होता है कि डर, खतरा। तो एक तरीके से मतलब कि जीवों पे बहुत बड़ा एक खतरा है, एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है। जो किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वनों की कटाई की वजह से। कहने का मतलब है कि जब वनों की कटाई हो रही है तो वहाँ रहने वाले जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें एक खतरा बना हुआ है, डर बना हुआ है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़। हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई का मतलब होता है कि क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करना, एंड यूजिंग दैट लैंड, और वो जो ज़मीन है, वो जो जगह है, उसे किसी और दूसरे काम में यूज़ में लेने का मतलब ही डिफॉरेस्टेशन होता है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज़ मेंशन बिलो। पेड़ों की जो कटाई है, जो जंगल के जो पेड़ होते हैं उनकी कटाई किस वजह से की जाती है उसका नीचे मेंशन किया हुआ है, तो इसे भी
देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या बातें हैं। तो जंगलों के जो पेड़ काटे जा रहे हैं उन्हें किस पर्पस से, किस वजह से काटे जा रहे हैं, उनका नीचे मेंशन दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, इसके कुछ एक पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, जो ज़मीन है उसे कृषि के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, उसे कृषि से संबंधित उसे बनाया जा रहा है। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, ठीक है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, हाउस घर बनाए जा रहे हैं, कारखाने बनाए जा रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो पेड़ों की लकड़ियां हैं उनसे फर्नीचर बनाए जा रहे हैं और उन लकड़ियों को फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज में लिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवियर ड्रॉट्स। कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, वनों की कटाई के। उनमें क्या होता है कि जैसे जंगलों में आग लगना, ठीक है, फॉरेस्ट फायर एंड सेवियर ड्रॉट्स, और मतलब पूरी तरीके से चारों तरफ से, सेवियर का मतलब होता है चारों तरफ से, ड्रॉट्स का मतलब होता है कि सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। तो कुछ प्राकृतिक कारण ये भी हैं कि जैसे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या जंगलों में आग लग गई, तो कुछ प्राकृतिक कारण डिफॉरेस्टेशन के, वनों के कटाई के ये भी होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या नतीजा। जो वनों की कटाई है उसके क्या नतीजे हैं, क्या परिणाम हैं, तो देखते हैं इसे। पहेली एंड बूजो रिकॉल्ड द कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो पहेली और बूजो, जो दो ये स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये वनों की कटाई के मतलब कि परिणाम जानने की कोशिश करी कि क्या परिणाम होते हैं। दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। तो उन्होंने जाना कि जो वनों की कटाई है, वनों की कटाई होने से टेम्परेचर और पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर क्या होता है कि अगर वनों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और पृथ्वी पर क्या होगा, प्रदूषण का लेवल जो है वो भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि अर्थ पे, जो अर्थ का जो वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका लेवल भी बढ़ेगा, उसका भी स्तर बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट्स लोअर्ड। जो ग्राउंड वाटर है, जो अपने ज़मीन में जो पानी है उसका लेवल भी, उसका स्तर भी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। उन्होंने जाना कि वनों की कटाई से क्या होता है कि प्रकृति का जो बैलेंस है, ठीक है, प्रकृति का जो संतुलन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूअस रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। उन्होंने अपने प्रोफेसर अहमद को बताया कि अगर कंटिन्यूअसली, अगर लगातार पेड़ों की कटाई करेंगे तो जो रेनफॉल है, ठीक है, जो बारिश आती है, एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो मृदा है, ठीक है, मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी, उसका जो उपजाऊपन है वो डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन होता है और लगातार पेड़ों की कटाई होती है तो क्या होगा कि इसका इफेक्ट बारिश पर भी पड़ेगा, है ना। और क्या होगा, जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी जो उर्वरता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बारिश भी कम होगी और मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाएगी। मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। मतलब ज़्यादातर क्या होता है, देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस, वो क्या होता है कि नेचुरल कैलेमिटीज़, जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, ज़्यादातर तो क्या होता है, किसके इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, किसके बढ़ने के चांसेस होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होती है उनकी, जैसे कि फ्लड्स यानी कि जो पानी की जो बाढ़ आती है, बाढ़ होती है, एंड ड्रॉट्स यानी कि अकाल, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से सबसे ज़्यादा क्या इंक्रीज हुआ, नेचुरल कैलेमिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि
बाढ़ आना, सूखा पड़ना, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो पौधे होते हैं उन्हें किन की नीड होती है, किन की ज़रूरत होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनकी नीड होती है। और किसके लिए होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब तो इसका मतलब है कि जो पेड़ हैं अगर उन्हें कम कर दिया जाए, उन्हें काटा जाए, तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें उसकी मतलब जितने जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी वजह से, पेड़ों को कट करने की वजह से। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं, This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth। क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, अर्थ जो होती है, अर्थ क्या करती है कि रिफ्लेक्ट करती है हीट रेज को, है ना, हीट रेज को रिफ्लेक्ट करती है। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे भूमंडल है उसके तापमान को बढ़ाती है। मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अगर बढ़ गई तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो भूमंडल का जो तापमान है वो बढ़ेगा। और वो किसकी वजह से, तो जो अर्थ है वो क्या करेगी, हीट रेज को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे भूमंडल में घूमेगी। और अगर भूमंडल में घूमेगी, ग्लोबल में घूमेगी, तो वो क्या करेगी, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। ठीक है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कॉल्ड कोज ड्रॉट्स। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर अगर तापमान बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, तो उससे वाटर साइकिल और क्या होगा, जो रेनफॉल को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो बारिश को बना रहे हैं, ये दोनों ही चीज़, ये दोनों ही जो प्रोसेस है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, इनमें क्या होगी, अड़चने आएंगी। वो किसकी वजह से आएगी कि पृथ्वी का अगर तापमान बढ़ गया तो इसकी वजह से वाटर साइकिल और जो रेनफॉल है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, फिर यही चीज़ क्या होगी, इसकी वजह से, इसके कारण क्या होगा, अकाल या सूखा पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, देखिए इसे दोबारा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। ठीक है, क्या होता है कि अर्थ पर तापमान अगर बढ़ गया तो वो डिस्टर्ब करेगा वाटर साइकिल को, और क्या करेगा, वो जो रेनफॉल है, जो बारिश है, उसे कम करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इसमें, डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वनों की कटाई से का बहुत बड़ा कारण क्या है कि उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल प्रॉपर्टीज है, जो मृदा की जो प्रकृति है वो क्या होगी, चेंज होगी, उसमें परिवर्तन होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भौतिक प्रकृति है मृदा की, वो अफेक्टेड होगी, प्रभावित होगी, किसके द्वारा, प्लांटेशन, ठीक है, पेड़ पौधों के द्वारा, एंड वेजिटेशन। तो क्या होगा कि मृदा की भौतिक प्रकृति क्या होगी, इफेक्ट होगी, प्रभावित होगी, किसके द्वारा, प्लांटेशन, पेड़ पौधों के द्वारा और वनस्पति के द्वारा। फिर नेक्स्ट है इसमें, रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो क्लास 7 से हम जानते आए हैं कि ट्रीज को मतलब कैसे क्या होता है कि प्रिवेंट, तो क्या है इसमें कि रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन।
ठीक है। क्या होता है कि क्लास 7 से हम ये जानते आए हैं कि कैसे जो पेड़ हैं वो मृदा अपरदन को, ठीक है, जो मृदा की जो परतें हटती है, जो मृदा का अपरदन होता है, उसे जो पेड़ हैं वो किस तरह से रोकते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सॉइल इरोजन होता है, मृदा का जो अपरदन होता है, उसे रोकते हैं। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर। जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, ठीक है, अगर वो रिमूवल हो जाए, है ना, वो हट जाए, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि मृदा को जो प्रदर्शित करती है जो टॉप लेयर है, ठीक है, तो अगर उसे रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या होगा कि स्तर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इसका, है ना। समझ में आया कि सॉइल एक्सपोजेस मतलब कि मृदा को जो प्रदर्शित करते हैं, जो ठीक है, प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं, तो अगर उसकी जो टॉप लेयर है मृदा को दर्शाने वाली, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इसका जो स्तर है वो कैसा हो जाएगा, निचला हो जाएगा। हार्ड एंड रॉकी लेयर्स, और कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, चट्टानी लेयर हो जाएगी। मतलब कि हार्ड हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी, पथरीली लेयर हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसे, पथरीली परत हो जाएगी। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। तो ये जो मृदा है, अगर इसकी ऊपर की टॉप लेयर हट गई, है ना, तो क्या होगा कि ये अपनी उर्वरता को खो देगी, है ना, अपनी उर्वरता को, एंड इज लेस फर्टाइल, ठीक है, अपनी उर्वरता को, तो अपनी उर्वरता को और अपने उपजाऊपन को ये खो देगी, है ना। मृदा में से उर्वरता खत्म हो जाएगी और इसका जो उपजाऊपन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। ग्रेजुअली का मतलब होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो लैंड है, भूमि पर से जो क्या हो जाता है, जो फर्टाइल है, ठीक है, जो भूमि का, तो जो भूमि का जो उपजाऊपन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्ट में, रेगिस्तान में बदल जाता है। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है, डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। डेजर्ट का बढ़ना या जो रेतीलापन है, जो रेतीली जगहों का मतलब कि विस्तार होना ही क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन। उनका पृथक्करण क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वनों की कटाई से क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग की, ठीक है, मृदा को पकड़े रखने की, उस पर पकड़ बनाए रखने की जो क्षमता होती है पानी की, वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसका स्तर भी क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड। तो क्या होता है कि जो मृदा के जो स्तर है, ठीक है, वहाँ से अगर पानी का क्या हो जाता है कि, तो मृदा के स्तर से अगर पानी की जो मूवमेंट है, ठीक है, अगर वो कम हो जाती है, पानी अगर मृदा के स्तर से, जो ग्राउंड में जो मौजूद पानी है, अगर वो क्या हो जाएगा, मृदा के स्तर से कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि इनफिल्ट्रेशन रेट का मतलब होता है जो समावेशन जो दर है, ठीक है, तो क्या होगा, सो देयर आर फ्लड्स। तो उससे क्या होगा, पानी की क्या होगी, बाढ़ होगी। कहने का मतलब है कि अगर पानी में क्या है, नीचे ग्राउंड वाटर है, ठीक है, और वो जो ग्राउंड वाटर है उसकी मूवमेंट क्या होगी, अगर उसकी जो समावेशन दर है वो रिड्यूस होगी, अगर कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि बाढ़ आएगी, बाढ़ आने की संभावना होगी। इसलिए तो क्या होता है कि बाढ़ आती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये जो क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये जो प्रकृति है मृदा की,
जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, ठीक है, जो पोषक तत्व जो होते हैं, जो टेक्सचर है, ठीक है, टेक्सचर का मतलब कि प्रकृति जो है, ये सब क्या है कि आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण ये चेंजेस होते हैं। इसे दोबारा देख लेते हैं कि जो अदर प्रॉपर्टीज हैं, जो दूसरे तरीके हैं मृदा के, जैसे कि पोषक तत्व, ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है, टेक्सचर जो उसकी प्रकृति है आदि, ये सारे क्या हैं चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, किसके कारण होते हैं, वनों की कटाई के कारण होते हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण होते हैं। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने पढ़ा था क्लास 7 में कि फॉरेस्ट से, जंगलों से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत सारी हमें चीज़ें मिलती हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी क्या है लिस्ट बनाई गई इन प्रोडक्ट्स की। विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो क्या होगा कि हमें जो वनों से जो क्या बोलते हैं कि जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना, वहाँ से जो प्रोडक्शन होता है, वहाँ से जो हमें उत्पादन मिलता है, जो बहुत सारी जो चीज़ें मिलती हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई गई उन प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और हमें उनकी शॉर्टेज को, उनकी कमी को हमें देखना पड़ेगा, उनकी कमी का हमें सामना करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? अगर हम लगातार पेड़ों की कटिंग करते गए, लगातार पेड़ों की कटाई करते गए तब। फिर नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो वन्य जीव हैं और जो वन हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के बारे में हम जानेंगे। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, हम क्या है कि ये जो वनों की कटाई के जो प्रभाव है, इनसे अवेयर हैं, तो डिफॉरेस्टेशन के प्रभाव से हम क्या है कि परिचित हैं। फिर इसमें क्या है कि पहेली एंड बूझो आर वरीड, तो ये जो पहेली और बूझो है, ये क्या है, वरीड है, चिंतित है। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, ठीक है, तो उन्होंने प्रोफेसर अहमद से पूछा कि कैसे जो ये वन है और ये जो वन्य जीव है, इन्हें बचाया जाए। तो इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूझो एंड देयर क्लासमेट्स। जो प्रोफेसर अहमद हैं, उन्होंने एक विजिट ऑर्गेनाइज किया, एक भ्रमण ऑर्गेनाइज किया, किसके लिए, जो जीवमंडल है उसके सुरक्षित। तो पहेली बूझो और उसके जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक भ्रमण को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, किसके लिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो सुरक्षित जीवमंडल है, वहाँ पे विजिट करने के लिए जो प्रोफेसर अहमद हैं, उन्होंने क्या किया कि एक प्लान बनाया कि वहाँ भ्रमण करने चलेंगे करके। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे, जहाँ पे सुरक्षित जीवमंडल है वहाँ। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, उन्होंने सेलेक्ट की कौन सी जगह, उन्होंने कौन कौन सी जगह का चुनाव किया, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, उस जगह का उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया, चुनाव किया। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, तो उन्होंने जाना कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं और जो जीव हैं, जो पशु हैं, वो कहाँ एक ही तरह के पाए जाते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं, एक ही तरह के पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अपर हिमालयन पीक, जो हिमालय की चोटी है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो हिमालय की चोटी है वहाँ, एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट, और कुछ कहाँ, जहाँ पे लोअर वेस्टर्न घाट है वहाँ पे पाए जाते हैं सिमिलर प्लांट और सिमिलर जो एनिमल हैं वो वहाँ पाए जाते हैं, ये उन्होंने जाना। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक, उन्होंने जाना, किन्होंने, जो प्रोफेसर अहमद है
उन्होंने बिलीव किया, उनको विश्वास हुआ कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है वो पाई जाती है यहाँ पे और किस तरह की यूनिक होती है। ठीक है, वो क्या होती है, अलग होती है, विशिष्ट होती है और एकमात्र यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, उन्होंने ये पाया। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय माधव जी हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। जो बच्चे हैं अंदर की तरफ, जो सुरक्षित जो जीवमंडल है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो बच्चे गए हैं उनको गाइड करने के लिए प्रोफेसर ने क्या किया, माधव जी जो एम्प्लॉय हैं फॉरेस्ट के, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करी कि उन्हें गाइड करें, किन्हें, बच्चों को जो अंदर जा रहे हैं। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक दैम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। ठीक है, ही एक्सप्लेन्स, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया जो प्रिजर्विंग एरिया है, जो सुरक्षित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया, वर्णन किया कि जो प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो जो प्रिजर्विंग एरिया है, जो सुरक्षित जो क्षेत्र हैं बायोलॉजिकल, वो क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो जीव विज्ञानी जो के महत्व हैं, महत्वपूर्ण है, मेक दैम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज, हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर है उनके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। क्या, जो जीव विज्ञानी है, ठीक है, इसे दोबारा देख लेते हैं कि उन्होंने एक्सप्लेन किया, वर्णन किया, जो प्रिजर्विंग एरिया है, जो सुरक्षित जो क्षेत्र हैं, प्रिजर्व करे हुए जो संरक्षित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, तो और वो किस तरह के हैं, जो जीव विज्ञान संबंधी हैं। ठीक है, कौन से हैं वो प्रिजर्विंग एरिया, जो बायोलॉजिकल हैं, जो जीव विज्ञान संबंधी हैं, उनके महत्व को क्या करते हैं, वो उनका महत्व क्या जो होता है, जो उनकी इम्पोर्टेंस होती है, वो पार्ट होती है, वो भाग होता है किसका, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर होती है, जो नेशनल हेरिटेज होता है, उसका ही एक भाग होता है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, माधव जी ने एक्सप्लेन किया बच्चों को कि अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल, ठीक है, जो दूर दूर के हमारे जो पर्सनल एफर्ट्स हैं और जो सोसाइटी के जो एफर्ट्स हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो माधव जी ने क्या किया, माधव जी ने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि दूर दूर के जो हमारे पर्सनल एफर्ट्स हैं और जो सोसाइटी के एफर्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं, वो क्या करती हैं, आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, वो क्या करती हैं कि वो भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह जो हैं, ये भी क्या करती हैं कि फॉरेस्ट जो हैं, जंगल हैं और जो जीव हैं, ठीक है, पशु जो हैं, उनकी क्या करती है, टेक केयर, उनकी देखभाल करती है। The government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. तो जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि जो नियम है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो क्या करती है, नियम बनाती है, रूल्स बनाती है, मेथड्स एंड पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, तरीके बनाती है, मेथड्स होते हैं और क्या होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब रक्षा करने के लिए और उन्हें सुरक्षित करने के लिए, एक संरक्षण करने के लिए, कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण, तो उन्हें उनकी रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके संरक्षण के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, जो है सरकार है, वो नियम बनाती है, मेथड्स अपनाती है और पॉलिसीज बनाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है,
ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए नियम, मेथड और पॉलिसीज़ हैं जो फॉरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए। कौन कौन सी, जैसे किन किन रूप में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, ठीक है, क्या क्या बनाया, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी है ना, नेशनल पार्क बना दिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए, एक्सेट्रा। ये सारे क्या करें फिर गवर्नमेंट ने बनाए। आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया, ठीक है, उस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं और जो पशु हैं, पशु पक्षी हैं, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, मौजूद हैं, उन्हें उस क्षेत्र के अंदर ही प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, उनकी रक्षा करने के लिए और उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया, ये सारी चीज़ें बनाई गई, ये सारे मेथड अपनाए गए, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।